हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट कितनी ताकतवर है, 7th फ्लीट में कितने शिप्स है और कहां कहां तैनात है, 7th फ्लीट से चीन को क्या खतरा है, 1971 अमेरिका की 7th फ्लीट पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने से क्यों नहीं बचा पाया। ये सब सवालों के जवाब मैं ये वीडियो में दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, मैं आपको पहले बताया था कैसे कोरोना के कारण अमेरिका की 7th फ्लीट कमजोर हो गया था, जिसका फायदा चीन साउथ चाइना सी में ले रहा था। लेकिन अब यूएसएस रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की वापसी हो चुकी है। पहले जानते हैं 7th फ्लीट कहाँ है और इसमें कितने शिप्स है। देखिए, 7th फ्लीट के हेडक्वार्टर जापान की योकोसुका में है, लेकिन शुरू में इसके हेडक्वार्टर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में थी। इसका गठन 15 मार्च 1943 को सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम पे हुआ था। इसका मेन मकसद था जापानी सेना को कैसे हराया जाए। जापान की हार के बाद कुछ वक्त के लिए इसका हेडक्वार्टर चीन की क्विंगडाओ में शिफ्ट किया गया था। फिर बाद में जापान शिफ्ट हुआ और आज तक जापान में ही 7th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। 7th फ्लीट में 60 से 70 शिप्स, न्यूक्लियर सबमरीन, 300 एयरक्राफ्ट और 40,000 नेवी, मरीन कमांडो और कोस्टल गार्ड सपोर्ट पर्सनल होते हैं। देखिए, अब यूएस नेवी में टोटल 7 फ्लीट एक्टिव है। इनमें से 7th फ्लीट सबसे बड़ा है। 7th फ्लीट इंडो पैसिफिक कमांड का हिस्सा है। आप सब सोच रहे होंगे, अगर 7th फ्लीट इतना बड़ा है तो फिर इंडो पैसिफिक कमांड कितना ताकतवर होगा। देखिए, इंडो पैसिफिक कमांड के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको 30 सेकंड में समझा देता हूँ। इंडो पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर हवाई में है। आप सब पर्ल हार्बर के बारे में तो जानते होंगे। पर्ल हार्बर हवाई आइलैंड का हिस्सा है। यूएस पैसिफिक कमांड में 5 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के साथ 200 से ज्यादा शिप्स, 1100 फाइटर एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर सबमरीन है। हालांकि एग्जैक्ट कितना न्यूक्लियर सबमरीन इस कमांड के पास है, ये इंफॉर्मेशन मीडिया पे नहीं है। मुझे पता है आप फ्लीट, कमांड और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको अब आसानी से समझा देता हूँ। इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडियन नेवी की 3 कमांड है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड। एक कमांड के अंदर एक से ज्यादा फ्लीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भारत के पास 2 फ्लीट है, वेस्टर्न फ्लीट और ईस्टर्न फ्लीट। वेस्टर्न फ्लीट के हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए है। ईस्टर्न फ्लीट के हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। ये खासकर चीन के लिए है। दोस्तों, एक फ्लीट में कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हो सकते हैं। अब आते हैं कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के ऊपर। देखिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप्स को हमेशा एक एयरक्राफ्ट कैरियर लीड करता है। ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, कवर्टी, सबमरीन, अवाकाश सिस्टम और बाकी शिप्स भी होते हैं। एक कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप में एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो सकते हैं, जैसे कि सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम पे था। आज अमेरिका ही एक कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप्स में एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर को रख सकता है, क्योंकि उसके पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आता हूँ 7th फ्लीट के ऊपर। देखिए, 7th फ्लीट में कई सारे टास्क फोर्स है। आपको 7th फ्लीट की ताकत समझने के लिए ये सब टास्क फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि 7th फ्लीट की ताकत ये सब टास्क फोर्स में बंटा हुआ है। टास्क फोर्स 70, ये टास्क फोर्स जापान की योकोसुका में तैनात है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भी है। ये सब शिप्स को यूएसएस रोनाल्ड रीगन लीड करता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर में F-18 और F-35 जैसे विमान तैनात होते हैं। जब यूएसएस रोनाल्ड रीगन मेंटेनेंस पीरियड में होता है, तब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर काम संभालता है। अब यूएसएस रूजवेल्ट ग्रुप को लीड कर रहा है। टास्क फोर्स 71, ये टास्क फोर्स नावल स्पेशल वारफेयर के लिए बनाया गया है। इसका बेस गुआम में है। टास्क फोर्स 72, इस टास्क फोर्स का काम पेट्रोल और रिकॉनेसेंस करना है। इसका बेस जापान के मिसावा में है। ये टास्क फोर्स को खासकर एंटी सबमरीन वारफेयर और एयरबोर्न सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टास्क फोर्स 73, इसका काम है 7th फ्लीट की शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। इसका बेस सिंगापुर में है। टास्क फोर्स 74, इस टास्क फोर्स में सबमरीन रहते हैं। हालांकि कितने सबमरीन इस टास्क फोर्स में हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। जब 7th फ्लीट को जरूरत होता है तो इस टास्क फोर्स से सबमरीन जाता है। 7th फ्लीट में और भी 5 टास्क फोर्स है, जिनका काम माइन वारफेयर और मरीन कमांडो को सही से लैंडिंग कराना है। इससे आप अंदाजा ला सकते हो 7th फ्लीट कितना बड़ा और ताकतवर है। 7th फ्लीट को कोरियन वार, वियतनाम वार, 1971 इंडिया पाकिस्तान और गल्फ वार के टाइम पे इस्तेमाल किया गया था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध को छोड़कर बाकी सब युद्ध में 7th फ्लीट कामयाब हुई थी। देखिए, आज से 8-9 महीने पहले मैं 1971 युद्ध के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैं बता चुका हूं अमेरिका की 7th फ्लीट तब क्यों पाकिस्तान की 2 टुकड़ा होने से नहीं बचा पाया। अगर आप वो वीडियो को पहले से देख चुके हो, अब स्किप कर दीजिए, नहीं तो आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, जब 1971 में भारत पाकिस्तान से जाना निश्चित था,
तब अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। ये सबसे शक्तिशाली नौसेना बेड़ा था। इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसी से एक खबर आई कि ब्रिटिश युद्धपोत ईगल भारत की ओर बढ़ रहा है। ये इतिहास में पहली बार थी जब दुनिया की दो पुराना डेमोक्रेसी कंट्री मिलकर दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री पर हमला करने की तैयारी में थे। हालांकि इसके बावजूद भारत घबराया नहीं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। उस दौरान इंदिरा गांधी ने इंडो सोवियत संधि के तहत रूस से मदद मांगी। तब 7th फ्लीट को नेतृत्व कर रहा था 75,000 टन वाला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज। ये तब दुनिया का सबसे बड़ा वारशिप थी। यूएसएस एंटरप्राइज अपने साथ 70 फाइटर जेट्स और बम्बर्स को ले जा सकता था। इसके साथ 7th फ्लीट में गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस किंग, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेकाटूर, यूएसएस मैकेन और यूएसएस ओलेक, गाइडेड मिसाइल एस्कॉर्ट्स यूएसएस वाडेल और यूएसएस पर्सोन, लार्ज एम्फीबियस असल्ट शिप्स यूएसएस ट्रिपोली, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन यूएसएस गुरनाड और सप्लाई शिप्स यूएसएस उचिता शामिल थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 1971 में अमेरिका की 7th फ्लीट कितनी ताकतवर थी। अमेरिका की 7th फ्लीट को जवाब देने की काम थी भारत का ईस्टर्न फ्लीट का। ईस्टर्न फ्लीट का नेतृत्व कर रहा था 20,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। ये अपने साथ 20 लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट को ले जा सकता था। तब यूएसएस एंटरप्राइज आईएनएस विक्रांत से 3 गुना ज्यादा ताकतवर थी। फिर भी हमारी जाबाज सैनिक जंग की मैदान में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने के बाद अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार थे। दिसंबर 15 यानी कि पाकिस्तानी सेना का भारत के आगे सरेंडर करने से ठीक एक दिन पहले अमेरिका की 7th फ्लीट भारत के ऊपर हमला करने के उद्देश्य से बे ऑफ बंगाल में एंट्री लेता है और ढाका से 1760 किलोमीटर करीब तक पहुंच जाता है। सेम टाइम में ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी अपना एक फॉर्मेशन लेकर अरब सागर से करीब पहुंच जाता है। प्लान ये था ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिलकर भारत के ऊपर हमला करेंगे ताकि दोस्त पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने से बचाया जा सके। लेकिन रूस को पहले पता चल गया था अमेरिका और ब्रिटेन भारत के ऊपर हमला करने वाले हैं, इसलिए दिसंबर 13 तारीख को ही रूस ने भारत की मदद के लिए अपना 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भेज दिया। रूस की ये बैटल ग्रुप में न्यूक्लियर आर्म्ड शिप, न्यूक्लियर सबमरीन, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर काफी मात्रा में थे। ये सब एंटीशिप मिसाइल से लैस थे, लेकिन एक कमजोरी थी कि रूस की एंटीशिप मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर था। रूस का 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप का कमांडर एडमिरल व्लादिमीर बाद में एक इंटरव्यू में बताया था मॉस्को से ऑर्डर था रूस की न्यूक्लियर सबमरीन को अमेरिका की 7th फ्लीट के बिल्कुल नजदीक ले जाया जाए। जब अमेरिकन शिप्स रूसी सबमरीन की स्ट्राइक रेंज में आए तब सबमरीन को सरफेस किया जाए ताकि अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट रूस की सबमरीन को पहचान सके। अमेरिका और ब्रिटेन को यह मैसेज जाए कि भारत जंग में अकेला नहीं है, भारत के साथ सोवियत यूनियन खड़ा है और वो न्यूक्लियर सबमरीन और अपने बाकी वारशिप्स के साथ अमेरिका और ब्रिटेन से पहले बे ऑफ बंगाल में तैनात है। इस तरह रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन की बैटल ग्रुप को ढाका, चिटगांव और कराची तक नहीं पहुंचने दी और ना ही भारत के ऊपर हमला करने दिया। तब रशियन ने ब्रिटिश कैरियर बैटल ग्रुप का कमांडर और 7th फ्लीट का कमांडर के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट की। बातचीत ये थी, सर वी आर टू लेट, देयर आर द रशियन एटॉमिक सबमरीन्स हियर एंड ए बिग कलेक्शन ऑफ बैटलशिप। इसके बाद ब्रिटेन के शिप्स माडागास्कर के तरफ चले गए और अमेरिका की 7th फ्लीट भी पीछे हट गया। ये घटना के ठीक एक दिन बाद दिसंबर 16 तारीख को ऐतिहासिक घटना घटी। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भारत के आगे घुटने टेके, लेकिन लगभग 50 साल बाद हालात काफी बदल गया है। आज 7th फ्लीट की मुख्य काम है साउथ चाइना सी में चीन की ताकत को कमजोर करना। मैं बाद में इंडो पैसिफिक कमांड के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करिए। दोस्तों मैं बहुत दिन के बाद आज एक फेस काम वीडियो किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज मैं जब 2 महीने के बाद ऑफिस गया देखा तो माइक खराब है, इसलिए मैं आज छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ। आप नीचे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।